हेलो बच्चों, रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि नीट में किस टाइप के डायपोल मोमेंट से सवाल आते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को आप कैसे जो है डिसाइड करोगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट जो आपका बेटा होता है इसे म्यू से हम लोग लिखेंगे और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है डायपोल, है ना। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम किसी स्मॉल डिस्टेंस पर यदि रख देते हैं ना तो इस अरेंजमेंट को बोल दिया जाता है डायपोल, है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये एक चार्ज आपका माइनस क्यू वाला था, एक चार्ज आपका प्लस क्यू वाला था। अब इसको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों को प्लेस कर दिया तो इस अरेंजमेंट को आप बोलोगे कि ये क्या है, ये एक डायपोल है। अब देखिए जो आपका इसका डायपोल मोमेंट आएगा ना, यदि आप इसका डायपोल मोमेंट लिखना चाहो, है ना, तो ये म्यू इक्वल हो जाएगा मॉड क्यू इंटू डी के बराबर होगा। यही इसका फार्मूला बन के आएगा डायपोल मोमेंट का। अब बात ये आती है बेटा कि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज की जो यूनिट होती है इसे हम लोग कूलाम लिखते हैं, है ना। और ये क्या है आपका मीटर है ना। तो ये कूलाम इंटू मीटर जो होगा वो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, है ना, इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। अब इसका एक दूसरा यूनिट होता है जिसे हम लोग लिखते हैं डिवाई, है ना। एक और यूनिट इसकी होती है ना जिसे हम लोग लिखा जाता है डिवाई या कैपिटल डी से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। अब इसमें ये बात आई कि आखिर डिवाई क्या होता है, तो 1 डिवाई जो होता है आपका ये इक्वल होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर की, या आप कह सकते हो ना 10⁻18 ESU के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ले लिया जाए तो ESU आप लिखोगे, है ना। तो ये तो रहा डायपोल का कुछ न्यूमेरिकल वाला जो है आपका पोर्शन की डायपोल को आप कैसे लिखोगे। डायपोल का मतलब होता है मॉड क्यू इंटू डी, है ना। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम स्मॉल डिस्टेंस पर रख देंगे ना तो उसी अरेंजमेंट का नाम हो जाता है डायपोल। फार्मूला आपके पास आ गया। अब बात ये आती है ना कि केमिस्ट्री में डायपोल जो आपका होता है उसे आप कैसे क्वेश्चन उससे आप कैसे निकालोगे। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल पोलैरिटी होती है वो डायपोल मोमेंट के बेसिस पर निकाली जाती है। तो हम लोग एक लाइन में ये कह सकते हैं ना कि द ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, द ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ molecule can be decided on the basis of dipole moment। डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हम लोग इसको डिसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद आप लोग एक और जो है पॉइंट याद रखिएगा कि जो डायपोल मोमेंट आपका होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इससे तो आप ये समझ ही हो गए होंगे कि यदि वेक्टर क्वांटिटी हमने लिख दिया तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती, स्केलर में सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा ना, डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव ये वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना। बस इसी लाइन का यूज करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इसी का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को देखेंगे, है ना। तो अब देखिए कि कैसे ही आप जो है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को निकालते हो। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन दें, है ना, एक क्वेश्चन जैसे लिखें एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए। हमारे पास HCl है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो इसकी पोलैरिटी तब आप बता पाओगे जब आपको डायपोल का बेसिक आइडिया हो, है ना। तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। और एक टर्म आप इसमें और ध्यान में रखिएगा
कि यदि न्यू की वैल्यू 0 आई, है ना, मतलब यदि डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम इसे कह देंगे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, नॉन पोलर है। और यदि आपके न्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका पोलर होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए जैसे HCl लिखा हुआ है ना, तो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ऐसे लिखोगे HCl। अब देखिए ये आपका जो आपका हाइड्रोजन होगा ये पॉजिटिव चार्ज का होगा, और ये आपका नॉन मेटल है तो ये निगेटिव चार्ज का होगा। अब हमने लिख रखा है कि वेक्टर जो आपका डायपोल वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होगा, है ना। तो पॉजिटिव आपका ये था, निगेटिव आपका ये है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। इसे एरो कट से लिखा जाता है, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं एरो कट से, है ना। तो अब देखिए ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव आई, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसमें कहीं 0 आपको दिखेगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये आपका जो है HCl मॉलिक्यूल है वो पोलर है। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं BeCl2। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला आप देख लीजिए लिखा हुआ है BeCl2। अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर के लिए आप देखिए ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ऐसे करके आप बनाओगे। हमने अभी आपको बताया कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होगी, है ना। तो आप ऐसे तो खींचोगे, अरे भाई ये मेटल है तो ये आपका पॉजिटिव रखेगा और ये आपका निगेटिव रखेगा, और इधर वाला जो होगा वो इस साइड में होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव रखेगा। अब देखिए हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखा है तो इसमें आप ये देखिए ना कि दो वेक्टर आपके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये वाला जो वेक्टर होगा इस वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा, तो इसकी जो ओवरऑल पोलैरिटी आएगी ना वो आ जाएगी 0, है ना, और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका नॉन पोलर, है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग इसको देख लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी आपका डायपोल होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जब डायपोल है तो इसकी एक अपनी डायरेक्शन होगी जो कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हम लोग इसको शो करेंगे। और यदि डायपोल की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है, और यदि आपका जो है नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम कह देंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर है ना। और अप्लाई कैसे करेंगे? इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम आपको और दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप और सीख लीजिए, है ना। देखिए हमारे पास थोड़े एग्जाम्पल और हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है आपके पास, तीसरा एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है BF3, है ना, बोरान का ट्राईफ्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि देखिए डायपोल का यूज आप तभी कर पाओगे या डायपोल से क्वेश्चन आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो, है ना, तभी आप इसे सटीक बता पाओगे। तो अब इसके स्ट्रक्चर की यदि आप बात करिए तो हम लोग लिखते हैं ना ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसे पता चला, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने एक रूल बताया था आपको, x इक्वल टू 1/2 s प्लस v माइनस क्यू, है ना, यही रूल आपको हम बताए थे, इसे स्टेरिंग नंबर मेथड में लिखवाया था हमने, यही रूल होता है। अब जो यस है ना इसे बोला जाता है नंबर ऑफ, इसे कहते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम, इसे आप बोलोगे मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। जो आपका V होता है ये बताएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको रख देंगे, है ना। और जो Q होगा आपका वो बताता है चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, है ना, ये सिर्फ बताएगा चार्ज को, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर चार्ज कौन सा है बस ध्यान में रखिएगा, इसे आप विद साइन लिखिएगा, है ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। विद साइन यदि आप लिखोगे तो ये मामला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए BF3 का हमें निकालना है तो आप लिख दीजिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 है। फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, तो S की वैल्यू 3 आ गई। फिर हम प्लस लगाए, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान की, 3 होगा, है ना। तो ये आ गया आपका 6/2 और इसकी वैल्यू आ गई 3, है ना। जब X की वैल्यू 3 आएगी ना, तो इसे कहा जाता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर है। और sp2 वाला जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर ये बनाएगा, है ना। तो जो आपका BF3 का मॉलिक्यूल है ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बना लेते हैं। देखिए ये आपका है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक। ये बन गया आपका, थोड़ा सा इसको और शुद्ध बनाया जाए, इस तरह से आपका फ्लोरीन है। अब इसको आप देखिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसे तो आपकी किताबों में बना हुआ है, वही हमने रिपीट किया है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर होगा बोरान आपका। अभी हमने आपको बताया था कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी या डायपोल की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, मतलब कुछ इस तरह से होगा और ये इधर खींच रहा होगा इसको। अब देखिए जो इन दो वेक्टर आप देख रहे हो ना, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से पास होगा, है ना। ये जो आपके आएगी ये न्यू नेट की वैल्यू आएगी, है ना, ये बीच से पास होगा। तो आप देखिए यहाँ पर चार्ज सेम है, ये भी चार्ज आपका सेम है, जो इसके न्यू नेट की वैल्यू है बीच से होकर पास हो रही है। तो ये वाला जो वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट वेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो न्यू नेट आएगा वो आपका आ जाएगा 0, और जब 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है ना। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है आपका डायपोल मोमेंट का, कि किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आपको निकालना हो, है ना, तो आप उसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, और स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, है ना। फिर आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, और एक लाइन याद रखिए कि हमेशा जो डायपोल की डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। फिर हम लोग अपना सिंपल सा वेक्टर वाला जो है रूल लगा देंगे और डायपोल हमें मिल जाएगा। तो ये छोटा सा पार्ट था आपका डायपोल मोमेंट। कुछ क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू बेटा।